नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही वो इस युद्ध को समाप्त करने में यूक्रेन की सहायता करेंगे। अब फाइनली पुतिन भी इस चीज के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, भारत, चीन और ब्रिटेन मिलकर के इस युद्ध की मध्यस्थता कर सकते हैं और इसको हम जल्द से जल्द समाप्त करने वाले हैं। तो फाइनली पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि एक जो युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा था अब वो खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि किस समझौते पर जाकर के इस युद्ध की समाप्ति होती है। चाहे आप देखो इतिहास में, चाहे अभी कोई बड़े से बड़ा युद्ध हो जाए, जो युद्ध की समाप्ति होती है वो समझौते पर जाकर के ही होती है। अब देख लेते हैं इस टॉपिक को डिटेल में एसेस करेंगे, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें इसमें समझने को मिलेंगी। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन शामिल है? चीन, भारत और ब्राजील, ये यहाँ पर इसको युद्ध को समाप्त करने में सहायता करने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह बात कही, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे ना यूक्रेन का एक पार्ट चाहिए, और वो पार्ट है कौन सा? डोनाबास क्षेत्र। सबसे पहले वो चाहते हैं कि मैं इस यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाऊं। यूक्रेन भी चाहता है कि भारत शांति वार्ता की मध्यस्थता करे। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश कर भी रहा है। इसके लिए पीएम मोदी रूस और यूक्रेन दोनों यात्रा पर गए थे, और उनका एक स्टेटमेंट था कि जब मैं व्लादिमीर पुतिन से मिला तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल करके कहा कि ये युद्ध का सही समय नहीं है। ठीक है, मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत मध्यस्थता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जो भी वो सहायता कर सकता है वो करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा थी। अभी तक खुल करके कभी भी मोदी जी ने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था, ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन फाइनली अब वो दोनों देशों में गए, दोनों देशों में उन्होंने बातचीत करी और आगे बातों को परस्यू करने के लिए भी रेडी है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी भी हो मासूम लोगों की जान की हानि वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना था कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बहुत जरूरी है। मैं यह भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, हमें वार्ता से ही शांति का मार्ग अपनाना होगा। यानी कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें सबको पता होता है कि भाई युद्ध अगर हम करते रहेंगे तो उसका कुछ हल निकलने वाला नहीं है। दोनों की सिचुएशन, दोनों की सेनाएं खराब ही तो होती रहेंगी, लोगों की मृत्यु होती रहेगी। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि शांति से बैठ करके बात की जाए। अमेरिका भी इस बात को दोहरा चुका है, भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। आगे बात करते हैं। यूक्रेन भी चाहता है कि भारत करे यहाँ पर मध्यस्थता। ठीक है, पीएम मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तब जेलेंस्की ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था, जो सीधा सीधा ये बताता है कि जेलेंस्की को पता है कि भारत ये काम कर सकता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वाकई भारत अब विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। अब देखते हैं, जेलेंस्की ने पीएम मोदी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा था वो चाहते हैं कि शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करे। जेलेंस्की का यह बयान कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रथम यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का विश्व पर प्रभाव है, वो आखिर क्या पड़ रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए, युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। ठीक, यूक्रेनी अनाज निर्यात पर रोक ने दुनिया के कुछ सबसे कमजोर देशों को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास खाने के लिए इस टाइम अनाज भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रूस ने अपने को ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से खुद को अलग कर दिया है। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और भी अधिक खतरे में पड़ चुकी है। तत्काल अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के बिना लाखों लोगों का जीवन यहाँ पर दांव पर लगा है। अभी बात कर लेते हैं नामीबिया की, जहां पर जानवरों को मार करके खाने का आदेश दे दिया गया कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। इस तरीके का भूखमरी का जो प्रॉब्लम है वो वहां पर क्रिएट हो चुका है। वैश्विक बाजारों और खाद्य आपूर्ति पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए कि जब चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, जा नहीं रही है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है और चीजें बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। यूक्रेन का अनाज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखिए, यूक्रेन के यदि ऐतिहासिक रूप से अनाज की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा निर्यातक रहा है शुरुआत से ही अनाज का। ठीक है,
वर्ष 2021 में यूक्रेनी अनाज ने दुनिया भर में 400 मिलियन लोगों को खाना खिलाया था। यूक्रेन के पहले 5 महीने के दौरान यूक्रेन काला सागर के माध्यम से अपने प्राथमिक शिपिंग मार्गों के माध्यम से अपना अनाज क्या करता था, निर्यात करने में असमर्थ था। इस अनाज पर निर्भर देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई अनाज उत्पादक देश पहले से ही संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण भूख से संकट से जूझ रहे थे। अब स्थिति ऐसी है कि उनको जानवरों को मार करके खाना पड़ रहा है। यूक्रेन में युद्ध ने इन भूख के संकट को और भी बदतर बना दिया है। यूक्रेन में युद्ध से कौन से देश यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, तो देख लेते हैं। युद्ध के वैश्विक नतीजों का उन देशों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है जो पहले से ही संघर्ष और संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका पिछले कुछ दशकों में सबसे खराब सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से लगातार औसत से कम बारिश का मौसम और यूक्रेन में युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पूरे क्षेत्र में 22 मिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो भुखमरी 22 मिलियन लोगों तक पहुंच गई है। 1.5 मिलियन बच्चे जानलेवा कुपोषण से यहां पर जूझ रहे हैं। दशकों से चल रहे संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के समय के साथ इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील बना दिया गया है। बात करें पूर्वी अफ्रीका की, तो लगभग 80% खाद्यान्न रूस और यूक्रेन से आयात की जाती थी और इसी वजह से जब से दोनों के बीच में ये युद्ध चल रहा है वहां पर भुखमरी बढ़ चुकी है। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आगे देख लेते हैं, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने किन देशों को रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता निभाने की सिफारिश की है? ब्राजील, भारत, चीन और उपरोक्त सभी। आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्या राय अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड सो मच।